हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो ये वीडियो आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज सीयूईटी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े आफ्टर 1947, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया तो आज़ाद हो गया था, पर उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए जो उसको फेस करने थे। तो फर्स्ट इज at the hour of midnight of 14th and 15th अगस्त 1947 इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है और जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया एड्रेस्ड अ स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट दैट नाइट। उन्होंने एक स्पेशल सेशन लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उस रात और फेमस स्पीच थी ट्रेस्ड विद डेस्टिनी। उनकी स्पीच का नाम था ट्रेस्ड विद डेस्टिनी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि उनकी स्पीच का नाम क्या था, तो आप इसको याद ज़रूर रखें। इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। बहुत सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। द ईयर 1947 वॉज ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारा वायलेंस उस टाइम हमने फेस किया, बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का, लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, पार्टीशन हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फेस करी हैं। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। Three broad challenges. The three broad challenges faced by India after independence. The first challenge is national unity and diversity. The first challenge क्या था? Was to shape the nation that was united yet accommodated of diversity in our society. मतलब ऐसा एक nation बनाना जहाँ पे डाइवर्सिटी भी हो बट वो सब यूनाइटेडली रहें, साथ रहें। एज यू ऑल नो दैट इंडिया बहुत डाइवर्स है, डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग रिलीजन यहाँ पे लोग अपनाते हैं। इन सबको साथ लेके चलना, सबको यूनाइट करके रखना और एक इंडियन यूनियन बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। ये फर्स्ट चैलेंज था। सेकंड चैलेंज जो था वो था एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा था, जहाँ पे जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं और हमारे लिए रूल्स और पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें सारी डेमोक्रेटिक फीचर्स को इन्फोर्स करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इन्फोर्स करना, ये सब चीज़ों को इन्फोर्स करना चैलेंज था। द थर्ड चैलेंज वॉज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, एड्रेसिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी हटाना, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना और स्पेशल प्रोटेक्शन देना सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। और इक्वालिटी इंश्योर करना सोसाइटी के अंदर, ये तीन ब्रॉड चैलेंजेस थे। फर्स्ट वन वॉज नेशनल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, सेकेंड वॉज एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, थर्ड वॉज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ उसके साथ साथ हमारा एक और नेशन बना जिसका नाम पाकिस्तान था। ऑन 14th and 15th August 1947 नॉट वन नेशन बट टू नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दो नेशंस बने। तो ये किस बेसिस पे बने? टू नेशन थ्योरी पे। टू नेशन थ्योरी बेसिकली कहाँ से आई थी? ये मुस्लिम लीग की तरफ से आई थी, जहाँ पे वो सेपरेट स्टेट चाह रहे थे मुस्लिम्स के लिए, एंड दैट्स वाई पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड। अब प्रॉब्लम ये आई कि कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हो। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी जहाँ पे मुस्लिम कंसनट्रेटेड और हम बोलते कि ये पार्ट हम बना देंगे पाकिस्तान और ये पार्ट बना देंगे। तो मुस्लिम्स जो थे वो हर जगह स्कैटर्ड थे। तो बेसिकली जब हमने देखा तो दो एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा थी। तो एक तो वेस्ट में था, अनदर वाज इन ईस्ट। तो इसलिए फिर डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान की दो टेरिटरीज बनेंगी, एक तो वेस्ट पाकिस्तान, एक होगा ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में उसको अलग करेगा इंडियन टेरिटरी। तो आपको जैसे पता है, एक तो अभी जो प्रेजेंट पाकिस्तान है उसको तो वेस्ट पाकिस्तान बोला गया, और जो अभी बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान कहा गया। अब वो बांग्लादेश बन चुका है आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट पहले वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो जब ये पार्टीशन हुआ उसके साथ मास माइग्रेशन हुआ। मोर देन 80 लाख पीपल जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू इंडिया, और बहुत सारा वायलेंस हुआ।
बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत सारा कम्युनल वायलेंस हुआ, रेफ्यूजीज बने, लॉस्ट होम, लोगों ने अपने घर खो दिए, लाइवलीहुड खो दिया। और ऐसा कहा जाता है कि 1947 का जो पॉपुलेशन का ट्रांसफर था, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ऐसा इसको बोला जाता है। बहुत सारे लोग मर गए, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता जैसी सिटीज़ को कॉम्युनल जोन्स बना दिया गया, वुमेन के साथ बहुत सारा अत्याचार हुआ, दे वर फोर्स्ड इनटू मैरिजेस, रेप्स हुए, ऑनर किलिंग हुई, घर वाले उनको खुद ही मार देते थे ताकि उनके साथ कुछ और गलत चीज़ें ना हो पाए, तो ऑनर किलिंग इसको कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमारे पार्टीशन के टाइम पे। Integration of princely states. तो ब्रिटिश इंडिया was divided into what were called British Indian provinces and princely states. जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली कंट्रोल करती थी। बट जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके पास सम सॉर्ट ऑफ पावर था कि वो अपने इंटरनल अफेयर्स को खुद रूल कर पाए, बट अंडर द ब्रिटिश सुप्रीमेसी। ठीक है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी के अंदर ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो अपने कुछ डिसीजंस ले सकती थी। तो दो टाइप्स की स्टेट्स थी, एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो बेसिकली ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थे वो तो डायरेक्टली आ गए इंडिया के कंट्रोल में आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके पास क्या था, जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी उनके पास ऑप्शन था कि या तो आप आइदर इंडिया चूज करो और आइदर पाकिस्तान, और आइदर यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, या तो आप इंडिया के साथ सबमर्ज हो जाओ, या तो पाकिस्तान के साथ, या तो आप इंडिपेंडेंट रहो। तो इन सारी 565 इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स को सबको साथ लाके यूनाइट करके एक इंडियन यूनियन में जोड़ना बहुत ही बड़ा टास्क था इंडिया के लिए। बट इस टास्क को बहुत ही बखूबी निभाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। Sardar Patel played historic role in negotiating with the rulers of princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into Indian Union. सरदार पटेल ने एक हिस्टोरिक रोल किया जहाँ पे उन्होंने निगोशिएट किया इन प्रिंसली स्टेट के रूलर्स के साथ और इनको इंडिया में यूनाइट करा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके पास चॉइस थी कि या तो दे कैन चूज इंडिया, दे कैन चूज पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जो ट्रावनकोर के रूलर थे उन्होंने बोला दैट दे वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ऐसे ही फिर दूसरे रूलर ने बोला, हैदराबाद के रूलर ने, कि दे ऑल्सो वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ऐसे ही बहुत सारे रूलर्स आ गए जो बोलने लगे कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तो सोचो अगर सारी 565 प्रिंसली स्टेट्स बोले कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए और हम इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते, तो कैसे ये इंडिया यूनाइट हो पाता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट दे वर सॉर्टेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड one of the problem we are going to discuss is Hyderabad ka problem, the largest of the princely states surrounded entirely by the Indian territory. हैदराबाद जो था वो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था और वो किससे सराउंडेड था, पूरा इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड था। और जो निज़ाम थे हैदराबाद के वो चाहते थे इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। ओके, वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंटली ही रहे। एंड ही वॉज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट and richest person of the world at that time. And the ruler of Hyderabad got the title of Nizam. उनको निज़ाम का टाइटल भी मिला। उन्होंने फिर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन किया इंडिया के साथ नवंबर 1947 में। तो वहाँ पे निगोशिएशन चली रही थी इंडिया के साथ, बट जो हैदराबाद की जो जनता थी, आबादी थी, वो खुश नहीं थी निज़ाम के रूल से। वो आज़ादी चाहते थे निज़ाम के रूल से, तो उन्होंने वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। अब उस मूवमेंट को रोकने के लिए, अपोज करने के लिए, निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसका नाम रज़ाकार था उसको मैदान में उतार दिया और उनके खिलाफ लड़ने लगे, लोगों के खिलाफ जो आम लोग थे। तो बहुत सारी यहाँ पे वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा लूट मची और रेप हुए, और जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनको ज़्यादा टारगेट किया गया। अब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, तो इंडियन गवर्नमेंट को आना पड़ा टैकल करने के लिए। फिर इंडियन आर्मी आई और इंडियन आर्मी ने जो रज़ाकार थे, जो निज़ाम की पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके साथ फाइट किया एंड देन निज़ाम सरेंडर्ड एंड दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। Now we are going to discuss about Manipur. महाराजा ऑफ मणिपुर बौद्ध चंद्र
सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडियन गवर्नमेंट। जो महाराजा थे मणिपुर के, उन्होंने पहले ही साइन कर दिया था, इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया था। देन लेटर आफ्टर प्रेशराइजिंग द महाराजा he signed merger agreement in September 1949। उन्होंने merger agreement भी September 1949 में साइन कर दिया और that's how मणिपुर came into Indian territory। Now moving to the next slide, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो अब चैलेंज आया कि इंटरनल बाउंड्रीज इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनको कैसे ड्रॉ किया जाए, उनकी बाउंड्रीज कैसे बनाई जाए। तो जैसे कि वी नो दैट कॉलोनियल बाउंड्रीज इग्नोर्ड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जो कॉलोनीज के टाइम पे बाउंड्रीज बनाई गई थी वो कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनाई गई थी, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाई गई थी। सिंपली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस जगह पे कब्जा कर लिया उस बेसिस पर बाउंड्री बना दी, तो ऐसे बनाई गई थी। बट लेटर ऑन आफ्टर 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो डिमांड्स आने लगी, मूवमेंट्स होने लगी लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का क्रिएशन करने के लिए। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स था द विशालांध्रा मूवमेंट, जहाँ पे डिमांड किया गया सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा। ठीक है, सेपरेट स्टेट बनाने को बोला आंध्र प्रदेश की, जहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, ठीक है, जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनके लिए स्टेट बनाने को बोला गया। एंड लाइकवाइज ये उनकी डिमांड पूरी हुई इन 1952। देन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जहाँ पे 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। लेटर ऑन आंध्र प्रदेश के बाद बहुत सारी और डिमांड्स आने लगी, जहाँ पे बोला गया कि हमें भी ऐसे ही स्टेट्स चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो न्यू स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र एंड पंजाब वर ऑल्सो कार्व्ड आउट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर्म्ड इन 1970s में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी बनी। द न्यूअर स्टेट्स आर छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, जो सन 2000 में बनी। देन तेलंगाना इन 2014 एंड नाउ यू ऑल नो दैट Jammu and Kashmir is known as one of the union territory and Ladakh is also different union territory। वो पहले एक स्टेट हुआ करता था, अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आउटकम्स। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा कि कैसे हमने सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरीज करा, कैसे वो 565 टेरिटरीज को हमने इंडिया में सबमर्ज करने में कन्विंस करा और कैसे एक यूनाइटेड इंडिया बनाया। देन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी थ्रू लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को बनाया और हमारी स्ट्रेंथन हुई डेमोक्रेसी। देन हाउ वी फॉस्टर्ड द नेशनल यूनिटी डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस, कितने सारे चैलेंजेस हमने फेस किए बट तब भी हमारी नेशनल यूनिटी वैसी की वैसी रही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।